हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक विस्तार पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रजिया सुल्तान के बारे में और बहराम शाह के बारे में। आज हम लोग फ्रेंड्स नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला पर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा। नसरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल कब से कब माना जाता है? इसका शासनकाल 1246 से 1266 जाता है, माना जाता है। ये कौन था? ये इल्तुतमिश का पुत्र था। इसके समय में नायब ए ममलिकात पद पर बलबन बैठा था। ये एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण दिल्ली का वास्तविक शासन बलबन के हाथों में था। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा, नसरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल कब से कब माना जाता है? 1246 से 1266 तक। कब से कब माना जाता है? 1246 से 1266 तक। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का पुत्र था। इसके समय में नए ममलिकात पद पर बलबन था, यानी उप सुल्तान था उस समय। बलबन क्या था? उप सुल्तान था उस समय। यह एक अयोग्य शासक था, मतलब इसके पास योग्यता उतना नहीं था जितना कि एक शासक के पास रहना चाहिए, जिसके कारण दिल्ली का वास्तविक शासन किसके हाथों में था? बलबन के हाथों में था। आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग दे दीजिएगा।
बलवन। क्या हेडिंग दे दीजिएगा? बलवन। हेडिंग दे दीजिएगा बलवन। बलवन। इसका शासन काल माना जाता है 1266 से 1286 तक। अब बलवन आया तो बलवन के बारे में एक छोटा सा कहानी जान लीजिए। बलवन जो था एक दास था। क्या था? एक दास था। अफगान का एक व्यापारी था जो कि दिल्ली के दास बाजार में बहुत सारे दास को बेचने के लिए लाया था। क्या करने के लिए लाया था? बहुत सारे दास को क्या लाया था? बेचने के लिए लाया था। उसमें बलवन भी था। तो 2-3 दिन में सारा दास को बेच दिया, लेकिन बलवन नहीं बिका। बलवन इसलिए नहीं बिका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूर था, उसे कोई खरीदता ही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा क्रूर था। तो वो बेचारा परेशान हो गया व्यापारी, और परेशान होकर के वो बोला कि देख, आज तू नहीं बिका ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं बिकेगा, और मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही बलवन डर गया, और कहा जाता है कि उसी दिन दिल्ली के दास बाजार में इल्तुतमिश घूमने के लिए आया था। तो इल्तुतमिश को देखकर बलवन उसका पैर पर गिर जाता है और पैर को पकड़कर बोलता है कि अल्लाह के लिए मुझे खरीद लीजिए, नहीं तो ये हमें मार देंगे। तो इल्तुतमिश को उस पर दया आ जाती है। इल्तुतमिश उसको खरीद लेता है और अपने भवन की ओर जाने लगता है। तो इल्तुतमिश जब जाने लगता है अपने भवन की ओर, तो वो ये सोचते हुए जाता है अपने भवन की ओर, मैं तो इसको खरीद लिया, लेकिन इससे करवाएंगे क्या हम? ये इतना क्रूर है, इसको कौन सा काम देंगे? तो उसको उसी समय ख्याल आया कि इसको जो है हरम के द्वार पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? हरम के द्वार पर। हरम उस समय महिलाओं को बोला जाता था। हरम के द्वार पर इसको रखा गया ताकि कोई महिला इसके तरफ देखे नहीं, क्योंकि बलवन बहुत ज़्यादा क्रूर था। तो सोचिए, ये बलवन अपना ज़िंदगी का शुरुआत कहाँ से करता है? एक हरम के द्वार से शुरुआत करता है, और ये बहुत जल्द ही दिल्ली का महान शासक बनता है। तो चलिए इसके बारे में नोट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, ये जाति से इलबारी तुर्क था। और दूसरा पॉइंट है, बरहम शाह के समय में ये अमीर याकूब के पद पर था। ये पद उस समय रक्षा मंत्रालय के विभाग में आता था। आगे है मसूद शाह के समय में ये अमीर
हाजिब के पद पर बैठ गया। ये पद सुल्तान के काफ़ी करीब था। देखिए, बलबन जो है अपना जीवन का शुरुआत हरम के द्वार से करता है और बारहम शाह जो है, बारहम शाह बलबन को अमीर आखूब के पद पर नियुक्त करता है। कौन सा पद पर नियुक्त करता है? अमीर आखूब के पद पर नियुक्त करता है। और मसूद शाह के समय में ये कहाँ आ गया था? अमीर हाजिब के पद पर। कहाँ पर आ गया था? अमीर हाजिब के पद पर। बारहम शाह के समय अमीर आखूब और मसूद शाह के समय में कहाँ पर आ गया था? अमीर हाजिब के पद पर बैठ गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे नोट करिएगा। बलबन नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब ए ममलिकात पर आ गया। किसका कहाँ पर आ गया? बलबन नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब ममलिकात पद पर आ गया, मतलब उप सुल्तान बन गया। क्या बन गया था? उप सुल्तान बन गया। और 1266 में नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद बलबन अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। देखिए, नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये उप सुल्तान बना और इनके मृत्यु के बाद 1266 में ये अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जब बलबन दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो उसके सामने निम्नलिखित समस्या थी।
उसमें पहला समस्या क्या था? पहला समस्या था चहलगामी के सरदार इसे सुल्तान के रूप में नहीं स्वीकारता, क्योंकि ये जिस समाज कुल से आया था उसी समाज कुल का सुल्तान बन गया था। आगे क्या है? जब बलबन दिल्ली के गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने निम्नलिखित समस्या आता है, जिसमें पहला समस्या क्या था? चहलगामी के जो सरदार था, सरदार चहलगामी के जो सरदार थे वो इन्हें सुल्तान के रूप में कभी नहीं स्वीकार थे, क्योंकि बलबन जिस समाज कुल से आया था उसी समाज कुल का ये सुल्तान बन गया था और ये एक निम्न समाज कुल में पैदा लिया था। आगे बढ़ते हैं। इसलिए बलबन चहलगामी को समाप्त कर दिया। सरदार चहलगामी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। देखिए, सरदार चहलगामी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और समाप्त कौन कर दिया? बलबन कर दिया। इसको याद रखिएगा कि गठन किसने किया था? इल्तुतमिश किया था, और चहलगामी का समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। यह तो पहला समस्या था बलबन के सामने। अब दूसरा समस्या क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। दूसरा सबसे बड़ा समस्या क्या था? मंगोल आक्रमण का भय, क्योंकि इस समय तक भारत पर मंगोलों का आक्रमण की वार्ता की तीव्रता काफ़ी बढ़
गए थे। दूसरा सबसे बड़ा समस्या क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था उसको। भय रहता क्यों नहीं? क्योंकि इस समय तक भारत पर जो मंगोल का आक्रमण की बारंबारता की तीव्रता था काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए उसको मंगोल आक्रमण का काफ़ी भय था। आगे है इसके समाधान के लिए बलबन ने अपने सबसे योग्य पुत्र को तबर हिंद का गवर्नर नियुक्त किया। इसका समस्या को समाधान करने के लिए बलबन ने क्या किया था? अपने सबसे योग्य पुत्र को तबर हिंद का गवर्नर नियुक्त किया। कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? तबर हिंद का गवर्नर नियुक्त किया। तबर हिंद का गवर्नर नियुक्त किया क्योंकि बलबन का पुत्र राज कुमार महमूद काफ़ी योग्य एवं युद्ध कौशल में निपुण था। आगे बढ़ते हैं। आगे नोट करिएगा। जिसके कारण मंगोल आक्रमण का भय थोड़ा कम हुआ। इसके अलावा बलबन ने मंगोलों के गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मंगोल के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया। यह तो दूसरा सबसे बड़ा समस्या था जिसका समाधान था। अब तीसरा सबसे बड़ा समस्या क्या था?
तीसरा सबसे बड़ा था राजपूत मेवातियों का विद्रोह। और चौथा था बंगाल का विद्रोह। तीसरा सबसे बड़ा समस्या क्या था? राजपूत मेवातियों का विद्रोह और चौथा बंगाल का विद्रोह। आगे हम लोग देखेंगे इसका समाधान अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। तो आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।